हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार और आप सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, हर दिन की तरह आज फिर आप सभी के बीच हूं और आज हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। इतिहास का सबसे ज्यादा रहस्यमयी सुल्तान इसे माना जाता है। यह अगर एजुकेशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिल्कुल एक महान शासक था, लेकिन इसकी महानता कभी कभी लोग इसको पागल भी समझते थे। यह महान था या पागलपन था, दोनों को देखेंगे। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इतिहास का एग्जाम दे रहे हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो यहां से 100% क्वेश्चन हर एक बार आता ही आता है। इतिहास का सबसे इंटेलिजेंट शासक था यह, ठीक है, सबसे तेज कुशाग्र बुद्धि का था, लेकिन अनसक्सेसफुल शासक रहा। इसके शासनकाल को फेल्योर का तगमा दिया गया इतिहासकारों के द्वारा। तो क्या थी वास्तविकता, इन सभी मुद्दों पर आज बात होगी। आज हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में A to Z जानेंगे। यहां से जो भी प्रश्न आएगा नहीं छूटेगा। ये क्लासेस ही इंपॉर्टेंट होगी जेपीएससी जेट पेपर 2 इतिहास जिस बच्चे का है उन सभी के लिए। इसके साथ ही ये एज वेल एज इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जेआरएफ लेवल का आपको कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए, अगर आप भी चाहते हैं कि बिल्कुल हमारी तैयारी अच्छी हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा प्लेटफॉर्म है एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप, जिसको आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर पे जाकर, और वहां पर आपको सारे वीडियोस और पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे, अगर आप ये भी चाहते हैं हम मॉक टेस्ट सेशन है ना, ताकि मेरा जेट या यूजीसी नेट अच्छे से क्लियर हो जाए, तो मॉक टेस्ट जरूरी है। मॉक टेस्ट भी हम लोग इसी वीक से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट के लिए भी आपको हमारे एप्लीकेशन पे जाना है और एग्जाम फाइटर नंबर 1 हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है। कहां से डाउनलोड करेंगे? गूगल प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं, या दूसरा शॉर्टकट रास्ता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लिंक दे रहे हैं, उस लिंक को क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि एमसीक्यू जो आपका मॉक टेस्ट का है उसको आप लगा सके, ठीक है। क्योंकि वही तैयारी का आपका और धारदार बनाता है। आपके अंदर जो कंफ्यूजन है ना, आप टेस्ट बनाएंगे वो आपका क्लियर होते जाएगा। तो चलिए सीधे अब हम लोग क्लासेस में एंट्री करते हैं और आज हम लोग जानेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हर एक जानकारी जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी रहेगा। तो चलिए क्लासेस में हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने कहां देखा था? पिछले क्लास में हमने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ा था। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद शासक कौन बनते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद अगले शासक कौन बने? मोहम्मद बिन तुगलक बने। तो आज मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे A to Z। सबसे पहले कार्यकाल 1325 से 1351। इनका कार्यकाल कब हो गया? 1325 से 1351। ये याद रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक का ये पुत्र था, उसकी मृत्यु के बाद ये शासक बना। हमने कल के क्लासेस में ये भी बताया था कि इसकी मृत्यु गयासुद्दीन तुगलक की किस प्रकार हुई थी। लकड़ी के महल के में दब जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। उसका स्वागत समारोह था और कहा जाता है कि इसी ने साजिश करके उसकी हत्या करा दी थी और इसे राजगद्दी मिला था। तो तुगलक वंश का ये कह सकते हैं सबसे विवादित और सबसे महान शासक, दोनों तरह से आप बोल सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका आरंभिक नाम था जोना खां, या दूसरा नाम कभी कभी उलुग खां भी कहा जाता है। तो जोना खां किस शासक का भी नाम था ये भी पूछा है, याद रखिएगा, जोना खां और उलुग खां दोनों। यह तुगलक वंश के संस्थापक जो थे गयासुद्दीन तुगलक का यह क्या था? रिश्ते में पुत्र था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1320 में आपको पता है तुगलक वंश की स्थापना हुई थी और 1320 से 25 तक इसके फादर गयासुद्दीन तुगलक ने शासन किया था। उसकी मृत्यु हो गई और इसके कार्यकाल में जोना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक को युवराज बनाया गया था और विशेषकर दक्षिण अभियान में इसको भेजा गया था। और दक्षिण अभियान से इसे अपार अनुभव मिला प्रशासन का, है ना, प्रशासन किस प्रकार चलाया जाए। अगर इसके आरंभिक जीवन की बात करें तो वो भी जरूरी है। यह बचपन से ही काफी कुशाग्र था, इसे पढ़ने का बहुत अच्छा माहौल दिया गया था। यह उच्च शिक्षा इसने हासिल की थी और पूरे दिल्ली सल्तनत का, पूरा इंटायर दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक था ये, ठीक है। अरबी और फारसी दोनों में दक्ष था, गणित, तर्क, है ना, चिकित्सा और एक शास्त्र का ज्ञाता तो था ही, कुशल सेनापति भी था। इसने वारंगल अभियान अपने शासन कर सकते गद्दी प्राप्त करने से पहले युवराज के कार्य, जब युवराज थे
है ना, उसी समय इसने वारंगल अभियान यानी तेलंगाना अभियान में भाग लिया था और वहां इसने अपनी सैनिक क्षमता को सिद्ध किया था, यानी योग्यता में कहीं कोई यहां पर इसका जोड़ा नहीं था। अफगानपुर की घटना जो घटी थी उसके बारे में आप जान लीजिए। पिछले क्लास में हमने कहा था कि बंगाल अभियान से लौटते समय इसके जो पिता थे गयासुद्दीन तुगलक, है ना, गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल को विजय करके लौट रहे थे उसके लिए एक स्वागत समारोह का आयोजन कराया था इसी ने, जोना खान ने, इसके पुत्र नहीं कराया था। और कहां कराया था? यह दिल्ली के निकट अफगानपुर में कराया था। और जिस महल में स्वागत समारोह होना था वह लकड़ी का बना था, ठीक है, लकड़ी का बना था। कहा जाता है कि सुल्तान जैसे ही संबोधन के लिए आए वह महल गिर गया और दब के उसकी मृत्यु हो गई। इसमें इतिहासकारों का मत है कि यह एक षड्यंत्र था, जोना खान ने ही षड्यंत्र कर उसे मरवाया था ताकि उसे गद्दी प्राप्त हो सके, ठीक है। हालांकि यह इतिहासकारों के बीच विवाद है। जियाउद्दीन बर्नी ने यहां पर स्पष्ट आरोप नहीं लगाया पर संकेत उसने इस साजिश की ओर दिया है। जियाउद्दीन बर्नी मध्यकालीन भारतीय इतिहास का महान इतिहासकार माना जाता है और ऑथेंटिक इतिहासकार माना जाता है क्योंकि ये इस काल में दरबार में थे। इब्न बतूता जो दूसरा इतिहासकार है वह इसे सिर्फ दुर्घटना मानते हैं, जबकि जियाउद्दीन बर्नी थोड़ा शक जाहिर करते हैं। हालांकि इतिहासकारों के बीच यह विवाद का विषय बना हुआ है, क्या सच में साजिश की गई थी, क्या सच में उसे मारा गया था, ये एक विवाद का विषय है, ठीक है। आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि आपका मेन एग्जाम तो है नहीं, रिटन एग्जाम होगा नहीं, आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है एमसीक्यू बेस्ड। तो यहां पर आपको ये करना है कि षड्यंत्र का आरोप किस पर है, किस इतिहासकार ने षड्यंत्र का आरोप लगाया है, ठीक है, किस इतिहासकार ने महज इसे दुर्घटना माना है, बस आपको वहां तक सीमित रहना है। सिंहासन जब इसे मिला, गद्दी, उसके बारे में जान लीजिए। जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है लकड़ी के महल में दबने से, तब जोना खान यानी उसके पुत्र ने मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण की और दिल्ली का सुल्तान खुद को घोषित कर दिया। इसके आरंभिक जीवन में कोई बड़ा विरोध नहीं हुआ और यह एक प्रूफ क्या करता है, अमीर और सेना का इसे समर्थन प्राप्त था। यह योग्य उत्तराधिकारी माना जाता था, अगर अयोग्य रहता तो उसी समय विरोध शुरू हो जाता। इतिहासकारों के दृष्टिकोण से इसके बारे में जो सेंटेंसेस है उसको आपको याद करना है क्योंकि ये पूछा जाता है किस इतिहासकार ने इसके बारे में क्या बातें कही है। अब सबसे बड़ा जो इतिहासकार है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का, दिल्ली सल्तनत का, वो है जियाउद्दीन बर्नी। इसने क्या कहा है, उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा और स्वभाव की आलोचना। कहा कि बहुत ही तेज दिमाग का था, बुद्धि बहुत तेज था, कुशाग्र बुद्धि था, लेकिन इसका जो स्वभाव था ना, क्या अचानक से पिनक जाता था, जिसको बोलते ना कि तुरंत तुनक मिजाज। डोनाल्ड ट्रंप को आप देख रहे हैं, है ना, अचानक से ईरान पर अटैक कर दो, अचानक से वेनेजुएला पर अटैक कर लो, मोदी के बारे में कुछ बोल दो, ठीक है, किसी महिला मित्र की पर टिप्पणी कर दो, मतलब जो मन करे वो बोल दो, फिर उसको वापस हो जाओ। तो वही स्टाइल था इनका। आज का समझे डोनाल्ड ट्रंप वही है, ठीक है। उसी तरह स्वभाव इनका, स्वभाव का वो आलोचना करते हैं। ईश्वरी प्रसाद जो दूसरा इतिहासकार है वो क्या कहते हैं, विरोधाभासों का मिश्रण। जिस प्रकार इसने बड़े बड़े 5 डिसीजंस लिए थे, आज हम लोग पढ़ेंगे उसको, 5 निर्णय, और सभी निर्णय को बाद में पलट दिया। निर्णय लिया, ठीक है, और निर्णय पलट दिया, यानी बहुत ही कंफ्यूज इंसान था, ठीक है। इसलिए इसको विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है। किसने कहा है? ईश्वरी प्रसाद ने। सतीश चंद्रा ने इसे कहा है सत्ता ग्रहण शांतिपूर्ण प्रशासन काल उथल पुथल भरा। इसने कहा कि इसका सत्ता जो इसे मिला, जैसे हमने देखा अभी, किसी ने विरोध नहीं किया, यानी सत्ता शांतिपूर्ण तरीके से प्राप्त हो गया, लेकिन पूरा कार्यकाल इसका उथल पुथल भरा रहा है। पूरा कार्यकाल में खूब ज्यादा विद्रोह हुआ है, ठीक है। अब इसको प्रशासनिक और आर्थिक नीतियों को देखते हैं, जिसमें 5 जो महत्वपूर्ण इसने नीतियों को लागू किया था वो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला था राजधानी परिवर्तन। तो राजधानी कहां था? ये लोग का दिल्ली था। दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहां था? दिल्ली था। अब इसने राजधानी को दिल्ली से बदलने का निर्णय लिया। इसके पीछे कुछ रीजन्स थे, ठीक है, उस रीजन्स को हम लोग देखेंगे और इसका क्या प्रभाव हुआ और यह योजना क्यों फेल हो गई। राजधानी को बदल दिया, इसके पीछे इसका क्या रीजन था उसको समझिए। जब 1325 में इसने सत्ता ग्रहण की तो इसे एक विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ था, ठीक है, जो उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण में मदुरै तक फैला हुआ था। यानी उत्तर में पंजाब से दक्षिण में कहां तक था? मदुरै तक। और आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी के समय ही दक्षिण भारत पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण दिल्ली सल्तनत का हो गया था। तो यानी दिल्ली सल्तनत का दक्षिण भारत पर नियंत्रण नया था,
लेकिन आपको पता है अलाउद्दीन ने डायरेक्ट वहां पे रूल्स नहीं किया था, यानी बराबर वहां से आवाजें उठती रहती थी, स्वतंत्र होने की घोषणा होती रहती थी, यानी दक्षिण भारत अस्थिर था, अस्थिर था दक्षिण भारत। तो इसीलिए इसने क्या सोचा कि देवगिरी जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में सल्तनत का अधीन था, बाद में इसने उसका नाम दौलताबाद किया और दौलताबाद को राजधानी बना लिया। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत पे कंट्रोल करने के लिए, और कुछ कारण थे उसको देखेंगे। सबसे पहले देवगिरी का नाम क्या किया? दौलताबाद, और राजधानी बना दिया। और राजधानी कब बनाया? तो 1327 में। ये 25 में शासक बनते हैं और 1327 में राजधानी को कहां कर दिया? दिल्ली से देवगिरी, नाम बदल दिया दौलताबाद। ठीक है, दौलताबाद का अर्थ क्या होता है? समृद्धि का शहर। केवल प्रशासन ही नहीं, अगर प्रशासन को कर देता तो विशेष बात नहीं थी। ठीक है, अब इसने क्या कह दिया? राजधानी है तो आबादी को भी राजधानी जाना है, क्योंकि राजधानी में ही सबसे ज्यादा आबादी निवास करती है। ठीक है, किसी भी राज्य का, तो पूरी दिल्ली की आबादी को स्थानांतरित करने का आदेश दिया। अरे भाई ये कौन सा कर दिया आपने? राजधानी बदल दिया, ठीक है बदल दीजिए, प्रशासनिक महकमा को बैठाइए, अब लोग भी वहां जाएंगे, उठा के लोगों को ले जाएंगे, तो गलत बात है ना। ये इसका पागलपन था, ये तो योजना सही था। राजधानी इसने सही तरीके से बदला, सही, इसका प्लानिंग सही था, दक्षिण भारत पे कंट्रोल करना था। लेकिन ये जो इसने काम कर दिया ना कि अब हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, अब इसने ये जो काम किया ना कि राजधानी हम बदल देंगे, तो वो सही था, लेकिन अब पब्लिक को भी उठा के ले जाएंगे, ये सही नहीं था। ठीक है, पब्लिक को उठाने का क्या जरूरत था? पब्लिक जहां है, अब बताइए आप अगर रेंट में भी रहते हैं, घर तो छोड़िए, अगर आप कहीं रेंट में भी रहते हैं और आपको अचानक से बोल देगा ना ये रूम छोड़ के दूसरा रूम चलिए, आप 10 बार सोचिएगा। अब किसी का सालों साल से बसा घर है, उसको आप छोड़ के बोलते नहीं दौलताबाद आ जाइए, ये गलत है ना। अभी की राजधानी परिवर्तन का जो कारण था उसको पहले समझिए। साम्राज्य का भौगोलिक केंद्र हो जाता, क्योंकि दिल्ली उत्तर में थी, दक्षिण में लगातार विद्रोह हो रहे थे, दौलताबाद भारत के मध्य भाग में था, बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण यहां से हो सकता था। सही कारण था, कहीं गलत नहीं लग रहा है। दक्षिण भारत पर पकड़ मजबूत बनाना चाहता था। दूसरा कारण यह था। अगर तीसरे कारण की बात करें, अच्छे कारण थे, है ना, जेन्युइन कारण थे, और इसलिए राजधानी जो बदला था सोच समझ के बदला था, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इनका जो तरीका था, चलो सब घर द्वार छोड़ के चलो, यहीं पर सारा कुछ फेल हुआ। सामरिक स्ट्रैटेजिक दृष्टिकोण से देखिए, मंगोल आक्रमण से सुरक्षा था, दिल्ली पर बार बार मंगोल आक्रमण उत्तर पश्चिम से होते रहता था, जबकि दौलताबाद मंगोल सीमा से दूर था, यानी राजधानी सुरक्षित बनी रहती थी। दक्षिण का सामरिक महत्व भी था और आर्थिक कारण तो था ही, वहां घोड़े, हीरे, मसाले, है ना, ये सब आर्थिक समृद्धि का केंद्र था। ये भी कारण था कि राजधानी को इसने बदल दिया। ये सब इसके कारण थे। प्रशासनिक कारण भी था कि केंद्रीकरण, पूरे भारत पर एक अधिकार। अब यहां देखिए समस्या कहां से शुरू होती है। जब उसने इसको क्रियान्वयन करने का प्रयास किया, इंप्लीमेंटेशन करने का प्रयास किया, तो समस्या यहीं पर सबसे बड़ी समस्या जो थी, ये पूरी जनसंख्या को स्थानांतरित करने का आदेश दिया। यहीं से विवाद शुरू हुआ। अरे भाई जाना है आप जाइए, आपके मंत्री जाएंगे, अब सारे जनता को क्यों लेके जा रहे हैं? उलेमा, अमीर, व्यापारी, आम जनता, सभी को जाना पड़ा। अब बताइए, उस समय ऐसा था नहीं कि ट्रेन से चल जाएगा, ट्रेन में सबको चढ़ा दिया ले गया, ऐसा था नहीं। पैदल जाना है, घोड़े पे जाना है, ठीक है, यही सब साधन था, बैलगाड़ी पे जाना है, और यहाँ पे 1500 किलोमीटर की दूरी। अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको दंड लगेगा, पेनल्टी लगेगा। ठीक है, यात्रा में भारी कष्ट हुआ, बूढ़े बच्चे अब जा रहे हैं पैदल 1500 किलोमीटर, बताइए कितना दिन में पहुंचेगा? न गाड़ी का व्यवस्था है, कितने लोगों को घोड़े मिलेगा? घोड़ा पॉसिबल नहीं था आम लोगों के लिए, सैनिक तो चढ़ के चले गए, ठीक है, लेकिन आम व्यक्ति कैसे जाएगा? लेकिन जबरदस्ती नहीं जाओगे तो पेनल्टी लगेगा। और जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा थोपते हैं ना, तो निश्चित रूप से वहां पर विवाद होगा, और यही विवाद हुआ, और फिर से वहां पर राजधानी को इसे परिवर्तन करना पड़ा। क्योंकि दूसरी तरफ लोग डर से चले भी गए, लेकिन जब सभी वहां चले गए तो दिल्ली उजाड़ पड़ गया। ठीक है, दिल्ली बिल्कुल उजाड़ हो गया। अब उसकी दिल्ली असुरक्षित हो गई, जो मेन राजधानी थी वो असुरक्षित हो गई, क्योंकि सारा महकमा कहां चला गया? दौलताबाद। जनता की स्थिति देखिए, लंबी पैदल यात्रा में थक गए, जल का संकट, नहाने पानी पीने का रास्ता में कहां मिलेगा, गर्म जलवायु, अनेक लोग रास्ते में ही मर गए,
दिल्ली लगभग वीरान हो गई। इसलिए अंततः क्या किया, फिर से दिल्ली को राजधानी बना दिया, यानी निर्णय को फिर से पलट दिया। यानी जो पलटने वाला इसका सिद्धांत था ना, वही इसको कह सकते हैं, जिसको कहा जाता है कि जिसको कहते हैं ना कि रहस्यमयी इंसान, यही इसको रहस्यमयी इंसान बनाता है, रहस्यमयी सुल्तान बनाता है। अब दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण बदलाव था 1329 से 30 के बीच में किया था, वो था मौद्रिक नीति, नई मौद्रिक नीति, जिसमें टोकन मुद्रा, जिसको प्रतीक मुद्रा इसने चलाया था। तो प्रतीकात्मक मुद्रा अच्छी बात है। प्रतीकात्मक मुद्रा क्या होता है ना, कि पहले मुद्रा क्या होता है, जिस मुद्रा का जितना वैल्यू उसका उतना वजन। मान लीजिए अगर आपको 100 रुपये का नोट है, 100 रुपये का वैल्यू है, तो अगर हम तांबा या सोना, जिसका है चांदी, जिसका भी सिक्का देंगे, तो इसका वेट ज्यादा रहेगा, इसका वजन जो है ना ज्यादा रहेगा। अगर हम 50 रुपये का नोट दे रहे हैं, तो इसका वजन इससे कम रहेगा। यानी जैसा वैल्यू वैसा वजन होता था पहले। अब इसने सांकेतिक रूप से बदल दिया। बताइए, अभी आपको अगर 2000 चाहिए, तो बस 2000 लिखा हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आपको मुद्रा है। पत्रिका वो है क्या, कागज ही तो है, लेकिन उसमें मोहर कर दिया है, इस प्रकार से यूनिक बना दिया है। मुद्रा उसका वैल्यू 2000 है, किसी का वैल्यू 5000 है, आखिर है तो वो कागज है ना, कागज ही तो है। तो इसी को कहते हैं प्रतीकात्मक मुद्रा। हम इसको प्रतीक के रूप में मुद्रा मान लिए हैं, ठीक है, प्रतीक के रूप में मुद्रा मान लिए हैं उसको, तो उसका वैल्यू 2000 है। तो पहले ऐसा नहीं था, जैसा वैल्यू वैसा उसका जो सिक्का था उसका वेट रहता था, उसका उसी टाइप का कह सकते हैं वैल्यू रहता था। तो अब इसने क्या क्या नहीं, प्रतीकात्मक मुद्रा चलाएंगे। प्रतीकात्मक मुद्रा में और भी क्या, उस समय जो सिक्का था वो चांदी का था, सिक्का चांदी का था, चांदी महंगा है, उसकी सिक्का से वो उसका प्रोडक्शन भी जो था कम था, उसका जो जिस प्रकार सिक्के छपने थे उसके लिए कमी पड़ रही थी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत काफी बड़ा था, इसके विशाल सेना के लिए अस्थायी सेना था, उस पर व्यय पर खर्च था, ठीक है, और भी इसने कुछ खर्च किए थे, जिसके कारण आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। तो खजाने पर इसका दबाव पड़ रहा था, तो इसने लगा कि नहीं, चांदी जो हमारा इतना कीमती मेटल है, इसको बचाए रखना है, और सिक्के के रूप में क्या करेंगे, हम लोग तांबा और पीतल का चलाएंगे, उसका मात्रा ज्यादा था, ताकि सिक्के की कमी नहीं हो, ठीक है। तो खजाने पर भारी दबाव पड़ा, इसलिए 1329-30 में इसने टोकन करेंसी चलाया। और टोकन करेंसी में क्या है, चांदी का जो टंका था, पहले चांदी का टंका चलता, ठीक है, जिसको टका भी बोलते, चांदी का टंका, इसके स्थान पर तांबे और पीतल के सिक्के जारी किए, ठीक है। यह भी पूछा जाता है कि टोकन मुद्रा में, सांकेतिक मुद्रा में किस धातु के सिक्के चलाए, किस धातु के सिक्के चलाए थे, तो तांबे और पीतल के सिक्के जारी किए थे। उन्हें चांदी के सिक्कों के बराबर मूल्य घोषित किया, बोला चांदी का नहीं है लेकिन उसका इसके बराबर मूल्य है, यानी कम मूल्य की धातु बराबर अधिक मूल्य घोषित। ये अच्छा था, अर्थव्यवस्था पे बोझ नहीं पड़ता। चांदी की जो कमी की समस्या थी उससे निजात पाने का प्रेरणा था। और कहा जाता है इसकी जो प्रेरणा मिली थी, इंस्पायरेशन जो हुए थे, ये इंस्पायर्ड हुए थे, वो चीन के कुबलई खान से ये कह सकते हैं इंस्पायर हुए थे। उसने कागजी मुद्रा का सफल प्रयोग किया था, और उसी को देखकर इसने यहां पर किया। तो अच्छा नीति था ना, बिल्कुल अच्छा था, और समय से काफी एडवांस था, ये बिल्कुल अच्छा नीति था। लेकिन यहां पर भी ये उसे लागू करने में फेल हो गए। इसका उद्देश्य जो था वो तो था, अब यहां पर इसका क्रियान्वयन में किस प्रकार फेल हुए आप समझिए। राज्य ने क्या किया, तांबा का सिक्का जारी कर दिया, चांदी वाला क्या कहा कि उसको जमा कीजिए और तांबा का सिक्का लीजिए, परंतु टकसाल नियंत्रण कमजोर था। अभी मान लीजिए भारत सरकार जो नोट छापती है उसको थोड़ा विशिष्ट रूप से बनाती है कि कोई नकली नोट नहीं छाप सके, उसका एक विशेष पहचान होता है जो कोई नहीं कर सकता दूसरा। लेकिन इसने जहां पर रुपये छपते थे, जहां पर सिक्के छपते थे, जो टकसाल था ना, मिंट, वहां पे कठोर नियंत्रण इसका नहीं था, ठीक है। कोई विशिष्ट चिन्ह और सुरक्षा प्रणाली ये सिक्कों पे नहीं दे पाए। इससे क्या हुआ, नकली सिक्कों की ढेर लग गई, नकली सिक्के मार्केट में आ गए, ठीक है, मार्केट में नकली सिक्के आ गए। अब कौन असली है कौन नकली है पता ही नहीं चल रहा, सारा सिक्का एक जैसा ही दिख रहा है। ये इसका कंट्रोल नहीं बना, यानी कह सकते कि नकली सिक्कों की बाढ़ आ गई, बाजार में नकली मुद्रा फैल गई। और जो जियाउद्दीन बर्नी है इस बारे में लिखते हैं कि हर हिंदू का घर टकसाल बन गया। अब कोई दिक्कत नहीं, जैसा मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा है वैसा ही लोगों के घर में मुद्रा मिल रहा है। मान लीजिए भारत सरकार जैसा मुद्रा छाप रही है
जिस पेपर से छाप रही है, जो वहां पर वो सिंबल यूज करती है, सेम मुद्रा अगर हम लोग भी छापने लगे, पूरे लोग छापने लगे, तो क्या रहेगा? मुद्रा का वैल्यू रहेगा? नहीं रहेगा। स्पेसिफिक बनना चाहिए ताकि लोग कोई छाप नहीं सके। अगर आप डुप्लीकेट बना के जा रहे हैं तो तुरंत पहचान में आ जाना चाहिए। इस प्रकार का यूनिक होना चाहिए, लेकिन ये इसमें असफल रहे, यानी प्रशासनिक रूप से अक्षम हुए, नियंत्रण बिल्कुल कमजोर था। यानी लोगों का, जनता का जो नया सिक्का इसने चलाया था टोकन मुद्रा, उस पर अविश्वास हो गया। उसको लगने लगा कि यह नकली है, यह असली है, पहचान में नहीं आ रहा है। इसलिए चांदी के सिक्के लेने से, अब इसने तांबे के सिक्के लेने से इनकार कर दिए और जो चांदी के सिक्के थे जमा करने लगे। चांदी दो और ये सिक्के लो सिस्टम था ना, इसने लोगों ने क्या कहा, हम चांदी के सिक्के नहीं देंगे, है ना। जमा अपने पास करने लगे और देने नहीं लगे, और तांबा का सिक्का ये व्यापार में लेने से भी इनकार करने लगे। इससे बाजार में क्या हो गया? बाजार में अस्थिरता आ गई, कीमतों में गड़बड़ी आई और व्यापार बिल्कुल ठप सा पड़ गया। ठीक है। अंत में क्या किया? अंत में इसने नीति चलाया कि आप सभी को जनता से तांबे के सिक्के आप जमा कीजिए, ठीक है, और चांदी के सिक्के आपको लौटाया जाएगा। इसने जनता को कहा कि आप तांबे के सिक्के जमा कीजिए, आपको उसके बदले चांदी का दिया जाएगा। लेकिन जब आप तांबे के सिक्के लेकर गए, आपका असली है कि नकली है, जो टकसाल के अधिकारी वो खुद नहीं पहचान पा रहा है। ये जो सिक्का लाया है असली है कि नकली है। अब नकली तांबा का सिक्का भी लेकर आ रहा है और असली वाला सोना चांदी लेके जा रहा है, असली वाला चांदी का सिक्का लेकर जा रहा है। इससे क्या हो गया? खजाना खाली हो गया। नकली तांबा का सिक्का देकर असली चांदी का सिक्का लिया, इससे खजाना खाली हो गया और अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई। अगला जिसका प्रयास था, दबाव में कर वृद्धि। दबाव में इसने कर को काफी, टैक्स को काफी बढ़ा दिया। दोआब क्या होता है समझिए? दो आब यानी दो नदियों के बीच की भूमि जो काफी उपजाऊ होता है, ठीक है, दो नदियों के बीच की भूमि जो काफी ज्यादा उपजाऊ होता है, वहां पर इसने टैक्स बढ़ाया। सही बात था, नदियों के बीच की भूमि उपजाऊ है, ज्यादा टैक्स देना होगा किसानों को, तो ये भी इसका सही था। संदर्भ था यमुना और गंगा नदियों के बीच का क्षेत्र, उपजाऊ क्षेत्र था, तो इसने टैक्स वहां पे बढ़ा दिया। टैक्स क्यों बढ़ाया? क्योंकि इसको खर्च ज्यादा था। खर्च क्या था? विशाल सेना पर खर्च था, ठीक है। आपको पता है कि टोकन मुद्रा के कारण इसका आर्थिक व्यवस्था खराब हो गया था, ये भी था, प्रशासनिक व्यय था, यानी राज्य को उस पर दबाव बढ़ गया था, इसलिए दबाव क्षेत्र में इसने टैक्स बढ़ा दिया। कोई गलत काम नहीं, शासक की जब स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब होती है तो टैक्स बढ़ा देता है, और 50% तक टैक्स को बढ़ा दिया, ठीक है, 50% तक टैक्स को बढ़ा दिया। और टैक्स को जो वसूलने का नीति था ना, बिल्कुल कठोरता के साथ वसूला गया, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार कर वृद्धि अत्यधिक और निर्दयतापूर्ण थी। 50% टैक्स तो एक बार में नहीं भरना चाहिए, ये तो गलत था ही, साथ ही टैक्स वसूलने का जो तरीका था ना, वह काफी निर्दयी था, ठीक है, निर्दयता मैंने काफी कठोर था। अब यहां पे क्या हुआ? कर जो बढ़ाया, टैक्स बढ़ाया, अब यहां पर टैक्स जब वसूलने लगा ना, यहां पे देखिए क्या हुआ इसके साथ। गलत क्या हुआ? गलत ये हुआ कि टैक्स ये वसूलने और दबाव में टैक्स को बढ़ाने, जो 50% ने टैक्स बढ़ाया, अब जिसका किस्मत फूटा हुआ है तो उसके साथ यही होता है, इसका किस्मत फूटा हुआ था, इसने टैक्स बढ़ाया, ज्यादा प्रोडक्शन होता है, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जिस समय टैक्स बढ़ाया वो टाइमिंग गलत था, टाइमिंग गलत था, समय गलत था, क्योंकि जिस साल इसने टैक्स बढ़ाया उसी साल अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया तो आपका तो दिमाग है भाई, अकाल पड़ गया तो इस बार नहीं वसूलेंगे, नहीं, हमने 50% ज्यादा बढ़ाया है तो टैक्स तो लेंगे। यही से विवाद हो गया, जिसको सनकी टाइप से इंसान वास्तविकता को नहीं देखता था। हमने टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है, अब देख रहे हैं कि इस बार प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, दबाव में ज्यादा उत्पादन होता है, जब अकाल पड़ गया, बारिश हुई नहीं, नदियां सूख गई, तो फिर टैक्स कहां से देगा? वो फसल खराब हो गई, किसान पहले से ही संकट में है, और आप बोल रहे इस बार टैक्स 50% ज्यादा लगेगा, तो क्या होगा परिणाम? किसानों ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि टैक्स बहुत दमनकारी तरीके से वसूला जा रहा था, ठीक है। किसानों ने भयंकर विद्रोह कर दिया, ठीक है, भयंकर विद्रोह कर दिया,
गांव के गांव उजाड़ दिए गए और अंततः परेशान होकर इसको भी वापस कर दिया। यानी ये योजना भी इसका फेल हो गया। इसका और 2 योजना है, सैन्य अभियान से जुड़ा हुआ है। इसने 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सैन्य अभियान के लिए योजना बनाई और जिसको कहते हैं खुरासान योजना और कराचिल योजना। यानी खुरासान योजना और कराचिल अब योजना क्या था, ये इसका कह सकते हैं बहुत ही दूरगामी सोच था। ठीक है, मैंने बाहर, भारत से बाहर जाकर अटैक कर साम्राज्य को बढ़ाना, ये खुरासान अभियान के लिए इसने प्लान किया। तो खुरासान पे अटैक करना ही चाहते थे। और खुरासान कहाँ है, सोच लीजिए, वर्तमान ईरान अफगानिस्तान क्षेत्र में। ठीक है, वर्तमान ईरान और अफगानिस्तान क्षेत्र में खुरासान है। वहां पर इसने अटैक करने का योजना बनाया क्योंकि वहां पर राजनीतिक अस्थिरता थी। इसे लगा कि मध्य एशिया में इलखानी सत्ता कमजोर हो रही है, अभी उस पर अटैक करके उसको दिल्ली सल्तनत में मिला लेंगे। सोचा तो अच्छा था ना, कोई दिक्कत नहीं। यानी साम्राज्यवादी शासक था, इससे विस्तार का अवसर माना। ठीक है, लेकिन यहां भी बेटा क्या हो गया, इसके साथ गेम हो गया। यहां भी इसके साथ गेम हो गया। अभी इसका जो उद्देश्य था हम लोग समझ रहे हैं कि भारत से बाहर इस्लामी साम्राज्य का विस्तार कर लेंगे, स्वयं को विश्व स्तरीय शासक बना देंगे, मध्य एशिया में राजनीतिक हस्तक्षेप करेंगे और मंगोल आक्रमण जो कि इंडिया भारत पे हो रहा था, इसको दूर में ही हम रख देंगे। जब मेरा खुरासान पर अधिकार हो जाएगा तो मंगोल आक्रमण वहीं पे रुक जाएगा। यह इसके वैश्विक महत्वाकांक्षा को दर्शाती है, लेकिन शासक किस लेवल का सोचता था। लेकिन यहां भी यह फेल्योर हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए, यह अभियान स्टार्ट नहीं हुआ था, इसने सोचा था। इसके पहले इसने क्या कर दिया, 3,70,000 नए सैनिकों की भर्ती कर दी। खुरासान को जीतना है भाई, है ना, आ जाओ, सेना में भर्ती किया। उसको बिठा के 1 वर्ष तक वेतन दिया, क्योंकि वहां ये वेट एंड वॉच में था, सही समय होगा अटैक करेंगे। सैनिकों को हथियार दिया, रसद दिया, घोड़ा का व्यवस्था किया और इतनी बड़ी सेना को इसने रखा, जो आर्थिक रूप से अत्यंत महंगा सिद्ध हुआ। अभी इसने फिर क्या किया, 1 साल तक सेना को रख लिया। इसके बाद इसको लगा वहां पे राजनीतिक स्थिरता आ गई है। मध्य एशिया में, खुरासान में जो राजनीतिक अस्थिरता थी, वो स्थिरता आ गई। अब वहां का राजनीतिक माहौल सेट हो गया। इसको लगा अब अटैक करके कोई फायदा है नहीं, अब माहौल सही नहीं है। तो इसने क्या कर दिया, अपनी स्थिति को क्या कर दिया, बदल दिया। कहा कि अटैक नहीं करेंगे। तो बताइए, यह अभियान शुरू ही नहीं हुआ तो आखिर इतने सैनिक जाएंगे कहां? 3,70,000 सैनिक अब जाएंगे कहां? 1 साल से आप उसको वेतन दे रहे हैं, बैठा बैठा कर खिला रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था पे आपका चूना लग रहा है। अंततः क्या हुआ, सेना भंग करना पड़ा, खजाना खाली हुआ, सैनिक असंतुष्ट हुए और आर्थिक संकट और भी गहरा गया। अब ये सैनिक क्या करने लगे, हथियार तो था ही उसके पास, चोरी डकैती, है ना, लूट पाट करने लगे और प्रशासनिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। इसी प्रकार इसका और एक सैनिक अभियान था, कराचिल अभियान। और कराचिल का है, ये वर्तमान कुमायूं तिब्बत सीमा क्षेत्र में स्थित है, जो कि हिमालयी क्षेत्र था। इसको लगा कि इस क्षेत्र पर भी हमारा नियंत्रण होना चाहिए और वहां पर भी नियंत्रण करने के लिए यहां पर भी इसने सेना तैयार कर दी। और यहां पर लेकिन इसने अटैक किया, लेकिन अटैक किया तो गलत मौसम को चुन लिया। हिमालय क्षेत्र जो कि दुर्गम क्षेत्र है, यहां पर आपको बिल्कुल सही समय और बहुत अच्छे प्लानिंग के साथ, आपको प्रैक्टिस के साथ जाना चाहिए। लेकिन इसने सीधे सेना को भेज दिया। ठीक है, और यहां पर सेना से भेजने के कारण पर्वतीय क्षेत्र का सेना का अनुभव था नहीं, कठिन भौगोलिक स्थिति था और वहां पे सैनिक रास्ता भटक गए। दुर्गम पहाड़ियों में जलवायु की कठोरता भी थी और खान पान रसद की भी कमी हो गई और अंततः सैनिक, काफी ज्यादा सैनिक, हजारों में सैनिक यहाँ पर मारे गए। ठीक है, हजारों में सैनिक यहाँ पर मारे गए। परिणाम क्या हुआ, भारी जनहानि हुआ, सैनिकों का मनोबल गिरा और अर्थव्यवस्था पे बोझ भी पड़ा। अब इसके ये जो अभियान थे उसको हमने देख लिया कि अभियान इसका असफल हो गया। इस प्रकार यह अपने शासन काल में अच्छी योजनाओं को लेकर आए थे, लेकिन अपने कह सकते कंफ्यूजन वाले रवैये के कारण इनका एक भी योजना सक्सेस होता नहीं दिखा। इसीलिए इसका अंत भी बुरा होना ही था। अब इसके जीवन काल के अंत की ओर बढ़ते हैं। इस समय क्या हुआ, जितना प्रयोग इसने किया, जिससे क्या हुआ, राजनीतिक विघटन हुआ, विद्रोह भड़का और राज्य में अस्थिरता आ गई।
बिल्कुल लगातार प्रांतीय विद्रोह हुए, प्रांत स्तर पे विद्रोह होने शुरू हुए, दक्षिण भारत पे नियंत्रण कमजोर हो गया। और आपको पता है बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य इसी के कार्यकाल में बना। यानी दक्षिण के राज्य जब दिल्ली सल्तनत पूर्णतः स्वतंत्र हो गए, क्योंकि यहां पर राजनीतिक अस्थिरता हो गई, पूरा अस्त व्यस्त हो गया, आर्थिक संकट आ गया था, सेना में असंतोष बढ़ गया था, सैनिक भी खुश नहीं थे। और जब आपका सैनिक खुश नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि राजतंत्र में आपकी सेना ही सब कुछ होती है। अभी इसका जितना भी योजना था सभी लगभग फेल हो गया। अब इसने अपने जीवन काल में एक अंतिम अभियान किया, और वो अंतिम था सिंध अभियान। तो मोहम्मद बिन तुगलक का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? सिंध के खिलाफ। और सिंध क्षेत्र में विद्रोह हुआ था, उसको दबाने के लिए गए, और काफी वृद्ध हो चुके थे, बीमार रहते थे। और इसी सिंध के बगल में ठट्टा नामक जगह है जहां पर इसका हेल्थ इश्यू हुआ। इसे कहा जाता है बहुत जोर का फीवर आया और बीमारी से इसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि यह लगातार विद्रोह को दबाने कभी इधर कभी उधर जाते रहता था, लेकिन उम्र भी हो गया था। और इसके कारण इसकी जो जगह ठट्टा सिंध के बगल में, वहां पर 20 मार्च 1351 को बीमार पड़ा, और उसी अभियान में इसकी मृत्यु हो गई। समकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार सुल्तान निराश था और थका हुआ था, इसी के कारण इसकी मृत्यु हो गई। और इसी की मृत्यु के बारे में कहा जाता है, इसकी मृत्यु से क्या हुआ, जो एक राजा था, राजा जिसके शासक थे वह दुनिया से चले गए, और जो प्रजा थे ना, प्रजा को काफी ज्यादा कसरे खुशी मिली थी, है ना, इस प्रकार के शासक के जाने से। यानी अगर कोई सुल्तान मरता है तो लोग क्या करते हैं, लोग थोड़ा उदास रहते हैं, जिसे बलवन का ऐड कीजिए। लेकिन जब ये मरा तो इतिहासकार क्या कर रहे हैं, इसकी मृत्यु से सुल्तान को जनता से, सुल्तान को मुक्ति मिल गई जनता से, और जनता को मुक्ति मिल गई सुल्तान से, क्योंकि जनता के लिए वो अच्छा करना चाहता था लेकिन वो कर नहीं पाता था। ठीक है, यानी जनता के लिए करना चाहता था लेकिन वो कर नहीं पाता था। यानी जनता फिर विद्रोह करती थी, कुछ भी करती थी। यानी जब वो मर गया तो जनता से उसे मुक्ति मिली, और वो जब मर गया तो जिस प्रकार की नीतियां वो लाते थे, जनता उद्दलित होती थी, अब वो नहीं रहे तो जनता को भी मुक्ति मिल गई। इसीलिए इसके मृत्यु पर इतिहासकारों ने कहा है, इसके मृत्यु से सुल्तान को जनता से मुक्ति मिली और जनता को सुल्तान से मुक्ति मिली। इसकी मृत्यु के बाद इसके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक अगले शासक बनते हैं, जिसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे साथियों। तो इसी प्रकार आपको अगर चाहिए कि नहीं, आपको भी बिल्कुल एक ही बार में नेट या जेट या कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, अगर आपका विषय इतिहास है, तो आज ही आप हमारे साथ जुड़े। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, उस लिंक को क्लिक कीजिए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को जैसे आप डाउनलोड करेंगे आपको वहां पर सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, कोर्स भी दिखेगा और मॉक टेस्ट भी का भी अवसर मिलेगा। मॉक टेस्ट, यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट के लिए भी लिंक मिलेगा, आप मॉक टेस्ट दे पाएंगे, यूजीसी नेट का हो या फिर आपको जेट का हो। इन सभी के लिए आपको क्या करना है, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों जगह जहां भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है टेक्निकल रूप से तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 7541840154। इस नंबर पर आप संपर्क कीजिएगा, आपको हर जरूरी जानकारी दी जाएगी। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में, नई क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।